आपने लिखा हुआ है कि मेरा पहला परिचय एक स्वयं सेवक का है। तो मेरे जहन में बात आ रही है कि पत्रकार का क्यों नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत लंबा बिल्कुल। करियर रहा है आज आपका। जो थोड़े दिन के बाद गांधी जी की हत्या हो गई उसी महीने 30 तारीख को, और उसके बाद आरएसएस बैन हो गया, तो उससे संबंध होने के कारण गुरुजी की कॉल पर हम लोग ने पहला सत्याग्रह किया और मैं उस जेल में गया। तो जिन्ना ने अपना अखबार तो कराची ले गए विभाजन के बाद, लेकिन उसका प्रिंटिंग प्रेस तो वो ले जा नहीं सकते थे, तो वो आरएसएस ने भारत प्रकाशन के नाम से खरीद लिया। पत्र था तो आरएसएस कहे नहीं कहे, लेकिन आरएसएस की विचारधारा का था। लेकिन गांधी हत्या के बाद उस पर हमला हुआ और उस प्रकाशन को भी बंद कर दिया गया। आपने नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट फोरम की स्थापना की थी। आप उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो ये जरूरत ऐसी क्यों आ पड़ी? ऐसा बड़ा कांड हो गया था, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और उसमें बंगाल में जब इमरजेंसी लग गई और रात को ये हो गया, तो हमारे एडिटर मलकानी अरेस्ट हो गया। सारे वर्कर्स वहाँ आए हुए थे, किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि आज इमरजेंसी लग गई है, अखबारों पे प्री सेंसरशिप है, लेकिन फिर भी वो आए और हमने वो सप्लीमेंट उस दिन निकाला। वो सप्लीमेंट इस किताब के अंदर है, और मुझे ये खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के सरकार के अधिकारी, जो आजकल बहुत बड़े अधिकारी हैं और सब लोग हैं, वो उनको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इस प्रकार से मदरलैंड ने एक सप्लीमेंट निकाला था। उनकी चर्चाओं से और बातचीत से इतना प्रभावित हो गया था कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता था। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट के बहुत पक्ष में थे और उन्होंने ही वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाया। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की फ्रीडम के लिए, उनके अच्छे वेजेस के लिए उन्होंने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैंने पढ़ा है। और लोग बताते हैं उस दौर के कि अखबार के दफ्तर में गवर्नमेंट के 2 आदमी जा कर के चेक करते थे कि क्या छप रहा है। वहाँ के जो अधिकारी थे उनके नीचे वो एक तरह की बड़ी सैडिस्टिक प्लेजर लेते थे कि हमारे पास आ रहे हैं एडिटर और हमसे साइन करा रहे हैं। हिंदुओं में आर्य समाज ने ये कह दिया था कि हिंदी हमारी भाषा है। इस कारण से हिंदू, पंजाब के हिंदू और सिखों में बहुत मतभेद हो गया था। नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसका जो एक बदला समझिए वो गढ़मुक्तेश्वर में उस समय लिया। जो नीचे तबके के मुसलमान थे वो ज़्यादातर प्रो जिन्ना और प्रो मुस्लिम लीग थे, तो वो जाकर बीड़ी फेंकते थे, नारे लगाते थे और बदसलूकी करते थे। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत, देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार श्री केदारनाथ गुप्त जी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उनका साक्षात्कार करने का मुझे अवसर मिल रहा है। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नहीं, धन्यवाद। अभी मैं आपकी किताब देख रहा था, हालांकि इस पर मैं चर्चा तो बाद में करना चाहता था, लेकिन मन में आया कि पहले इसी पर बात शुरू करूं। यह है इंक, सैफरन एंड फ्रीडम। तो आपका जो 6 दशक का पत्रकारीय जीवन रहा है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपने, और दिल्ली की पत्रकारिता, वो भी लुटियन की पत्रकारिता। तो इस किताब में क्या कुछ है? क्या आपकी जीवनी है या पत्रकारीय जीवन के किस्से हैं? इसमें क्या कुछ खास है? संजय भाई, ये पुस्तक मैंने कुछ बहुत मेरे जो प्रेमी और हितैषी थे उनके कहने पर लिखी है। क्योंकि मैं पत्रकार रहा लेकिन ज़्यादातर संपादन में रहा, इसलिए लिखने की आदत थोड़ी कम थी। और
न्यूज़ लिखना, समाचार लिखना दूसरी बात होती है, पुस्तक लिखना दूसरी बात होती है। लेकिन उसके बावजूद जब कुछ लोगों ने कहा तो मैंने इसमें लिखा है, और ये मेरे जीवन की यात्रा है जिसके अंदर मेरा जीवन का बचपन, जी यौवन जी और आज की स्थिति सारी है। लेकिन जो मेरा जीवन रहा उसको मैं दो तीन बातों में ही भागों में बांट सकता हूँ। जैसे पहला संबंध मेरा फ्रीडम मूवमेंट के साथ, आज़ादी के आंदोलन के साथ रहा। उस समय 47 से पहले सन 42 में जब हम स्टूडेंट थे तो उस समय स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें हम बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन स्कूल के विद्यार्थी होते हुए उसमें पूरा भाग लेते थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उसकी जो दिल्ली में खासकर, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं उस समय था 42 में 10-11 साल का था। तो उस समय हम लोग सारा हर जगह, हर इलाके में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोग इकट्ठे होते थे और उसके जिंदाबाद आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते थे। तो अरुणा आसफ अली उस समय की अंडरग्राउंड लीडर थी, उनका ओजस्वी भाषण सुना करते थे वो हिंदू, तो उससे बड़े प्रभावित होते थे और उसमें भाग लेते थे। उसके बाद जब बड़े हुए थोड़ा सा तो संघ के संबंध में आए। मैंने किताब में लिखा है कैसे संबंध में आए। मेरे साथ बहुत बातचीत होती रही और मैंने संघ के बारे में बहुत समझा, बहुत बातचीत की, बौद्धिक। तब जाकर जब मैं थोड़ा प्रभावित हुआ तो मैंने संघ में भाग लेना शुरू किया। लेकिन उस समय संघ की बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले भारत के, उस समय सभी लोग चिंतित थे कि भारत का क्या नक्शा होने वाला है। तो संघ से बहुत प्रभावित होते थे और उसमें लेते थे। तो मैंने भी भाग लिया और उसके एक आईटीसी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो उसमें मैं गया। वो जनवरी के महीने में था और उस समय मेरी उम्र क्या होगी, 48, मतलब 16 साल का था। और उस कैंप से वो इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में लगा था फरीदाबाद के पास। और क्योंकि मैं अपना दृढ़ विश्वास का जी नहीं, आपने ये मैंने किताब पढ़ी है आपकी। और इतने सालों तक आपने जर्नलिज्म किया और देश के लीडिंग अखबारों में आपने काम किया, इकोनॉमिक टाइम्स और बहुत सारे हिंदुस्तान समाचार। तो आपने लिखा हुआ है कि मेरा पहला परिचय एक स्वयं सेवक का है। तो मेरे जहन में बात आ रही है कि पत्रकार का क्यों नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत लंबा करियर रहा है। जो मेरा संघ से संबंध रहा, मैंने अभी बताया आपको। तो जनवरी में 48 की बात है, जनवरी 48 की। तो संघ का एक आईटीसी कैंप था इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में, वहाँ से लौट के आए। तो वहाँ से चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय का आदमी था और मैंने सोचा कि मुझे अपना स्कूल का जो एग्ज़ामिनेशन है वो जाना चाहिए। तो मैं इंद्रप्रस्थ गुरुकुल जो फरीदाबाद के पास है, वहाँ से सन 48 में पैदल चलकर दरियागंज आया और मैंने वहाँ पर, वहीं घर नहीं गया, करीब 10 किलोमीटर रहा होगा, वहीं से हाथ मुँह धो के और परीक्षा में बैठे। और उस परीक्षा का संस्कृत का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे नंबर आए। तो उस कारण थोड़े दिन के बाद गांधी जी की हत्या हो गई, उसी महीने 30 तारीख को। और उसके बाद आरएसएस बैन हो गया। तो उससे संबंध होने के कारण गुरुजी की कॉल पर हम लोग ने पहला सत्याग्रह किया और मैं उस जेल में गया। जैसे आप पूछ रहे हैं, तो उस जेल के दिनों में संघ का बड़ा अच्छा
मतलब समझ आया, जी। क्योंकि 3-4 महीने जितने भी हम रहे वहाँ पर, उसमें वो संघ का वर्ग रहता था। संघ का शाखा सुबह से लगती थी, रात तक रहती थी। जी। तो सारा संघ जीवन जो होता है वो हुआ, और वहाँ पर बड़ी चर्चाएं हुई। तो मैं छोटा था लेकिन चर्चा में भाग लेता था, और वहाँ हम लोगों ने निर्णय किया कि संघ को या तो राजनीति में आना चाहिए या राजनीति में किसी तरह से हम लोगों को प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि संघ के 1 लाख स्वयंसेवक यंग पीपल, नौजवान जेलों में थे और किसी ने परवाह नहीं की। जी। खैर, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हमको परीक्षा देने के लिए 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया और हम आए। उस समय मेरे प्रिंसिपल जो थे बहुत अच्छे थे, बड़ा लाइक करते थे। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि ये लड़का जो है आपका, ये ब्रिलियंट है, अच्छा है, और इसको हायर सेकेंडरी का बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस साल ना दें, अगले साल दें, तो ये बहुत अच्छा जी। नंबरों से पास होगा और रैंक लाएगा बोर्ड के अंदर। ये मुझे थोड़ी चुभी कि मैं 1 साल नहीं छोड़ना चाहता। जी। जी। तो हम लोग हिम्मत वाले थे, तो मैं CR राजगोपालाचार्य, उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके पास गया और मैंने शिकायत की कि साहब हमें प्रिंसिपल साहब परीक्षा देने से रोक रहे। उन्होंने बोर्ड के सेक्रेटरी को, उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन कर दिया, और प्रिंसिपल थोड़े नाराज़ भी हुए मुझसे, लेकिन मैं अच्छे अंकों से उसमें बोर्ड में पास हुआ और मेरा लास्ट नंबर था, रोल नंबर था। अब मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह से हम लोगों ने जो वहाँ विचार किया, आचार किए, उससे मेरा बहुत ज्ञानवर्धक हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर लोग भी थे, वो भी विचार करते थे। और जो आपने पूछा कि स्वयंसेवक क्यों हो, कि उसके बाद इसका प्रभाव ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राजनीतिक मंच खोलना पड़ा, और वो राजनीतिक मंच भारतीय जनसंघ था। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रधान बनाया गया, और वो वहाँ आए और उनसे भी मेरा संपर्क हुआ, और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। जी। इसलिए जनसंघ में भी भाग लेने लगा। लेकिन मैंने देखा कि जो उनको जब कश्मीर भेज दिया गया और कश्मीर में उनकी मृत्यु हो गई, तो उससे बड़ा आघात हम लोगों को लगा, और मैंने थोड़ा सा सक्रिय राजनीति से थोड़ा अलग हो गया। संघ से संबंध रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने विचारों को आगे लाने के लिए करना चाहिए। तो संघ के ही लोगों ने मुझे, माधवराव मिले, उस समय संघ के अधिकारी थे, उन्होंने हिंदुस्तान समाचार मल्टीलिंगुअल एजेंसी थी, उससे मेरा परिचय कराया। आप्टे जी थे, वो बड़े विजनरी थे उस समय। मैं ये कहना चाहूँगा कि संघ के लोग उस समय जितने विजनरी थे, मैं नहीं समझता कि उस समय और पार्टीज, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो नहीं थे। क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी उन्होंने शुरू की, दूसरी उस समय भारत प्रकाशन शुरू किया, जो आज तक चल रहा है, ऑर्गेनाइज़र और 5 जन जिसके यहाँ से निकलते हैं। तो इस कारण से मेरा संबंध हिंदुस्तान समाचार से हुआ, और भारत प्रकाशन को मैं जानता था अच्छे तरह से, उनके लोगों से जानता था। और ये मैं कहना चाहूँगा कि भारत प्रकाशन उस समय ऑर्गेनाइज़र निकालता था, जो कि मुखपत्र था, आरएसएस कहे नहीं कहे, लेकिन आरएसएस की विचारधारा का था। लेकिन गांधी हत्या के बाद उस पर हमला हुआ और उस प्रकाशन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन उस प्रकाशन पर इतना दे सोचिए कि जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका अखबार डॉन था, दिल्ली का सबसे बड़ा अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह कुछ नहीं थे, और पोटन जोसेफ जो बहुत बड़े एडिटर थे, उस डॉन अखबार के एडिटर थे। तो जिन्ना ने अपना अखबार तो कराची ले गए विभाजन के बाद,
लेकिन उसका प्रिंटिंग प्रेस तो वो ले जा नहीं सकते थे, तो वो आरएसएस ने भारत प्रकाशन के नाम से खरीद लिया और वहाँ से ऑर्गेनाइजर को निकाला। तो ये जो विज़न था, कितना बड़ा विज़न था, मैं सोचता मतलब पत्रकारिता में जो आपका प्रवेश हुआ वो संघ के माध्यम से हुआ। लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ कि वो उनकी जो चाल है, जो धीमी चाल समझिए, जैसी भी समझिए, मेरे विचार से, इसलिए मैंने उस समय के आप्टे जी थे, बालेश्वर अग्रवाल जी थे, उनसे कहा कि अब मैं इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उनके आशीर्वाद से, मतलब उनकी, लेकिन मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। और इंडियन एक्सप्रेस के उस समय मोरी गेट पुरानी दिल्ली से निकलता था और उसके मैनेजिंग एडिटर फिरोज़ गांधी थे, तो उनके साथ काम करने का और मौका मिला। उसके बाद उनसे आमना सामना आपका होता था और कोई खास इंसान उसमें हमारा तो एडिटर के साथ ज़्यादा संबंध रहता था। और थोड़े दिन के बाद वो नई बिल्डिंग में इंडियन एक्सप्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर आ गया, तो जहाँ हम काम करने लगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में जो इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, उससे हमारा साथ हुआ। क्योंकि रामनाथ, इस सवाल पे मैं आ रहा था। आपने नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट फोरम की स्थापना की थी, आप उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो ये जरूरत ऐसी क्यों आ पड़ी, ऐसा तो क्या महसूस किया आपने? ये मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जेपी चतुर्वेदी उस समय हमारे लीडर थे और आज के दिल्ली चीफ ऑफ ब्यूरो थे, तो वो बहुत काम करते थे। और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ उसके साथ उस समय इंडियन एक्सप्रेस से और लोगों से जो भी था, उस समय लोगों में बहुत डर रहता था। खासकर इंडियन एक्सप्रेस में रामनाथ गोविंद का एक अच्छे, मतलब अखबार निकालते थे, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ वो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बहुत फेवरेबल नहीं थे। और उनका थोड़ा सा जर्नलिस्ट के साथ जो था, जैसा व्यवहार होना चाहिए उतना नहीं था, बहुत कड़ा व्यवहार रहता था। तो उस समय जेपी चतुर्वेदी हम लोगों को बहादुर शाह जफर मार्ग के ऑफिस से बाहर एड्रेस करते थे, जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड मीटिंग्स, वो करते थे और हमको बताते थे कि जर्नलिस्ट के लिए हमको कैसे लड़ना चाहिए। तो उनको फॉलो करते हुए IFWJ और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसमें मैंने काम किया। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बड़े अच्छे लोगों के हाथ में था, खासकर सो कॉल्ड सोशलिस्ट उस समय के जो लोग थे, मॉडरेट लेफ्टिस्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में उसका कंट्रोल चला गया। और उसके बाद ये ज़रूरत हुई कि हमको एक दूसरा, जो कि सिर्फ कम्युनिस्ट के हाथ में ना रहे, ऐसा एक फ्रंट बनाते, तो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाया गया। और IFWJ के बहुत सारे लोग नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में आ गए, तो उसमें हमने काम किया। अब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के से पहले मैं इतना ज़रूर बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट के बहुत पक्ष में थे और उन्होंने ही वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाया। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की फ्रीडम के लिए, उनके अच्छे वेजेस के लिए उन्होंने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तो उस समय उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाकर एक जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के वेजेस भी मिलने चाहिए अच्छे, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी ठीक होने चाहिए और उनकी फ्रीडम भी रहनी चाहिए, इसके लिए वो काम हुआ। उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सुविधाएं हुई, हमारे वेजेस फिक्स हो गए, हमारे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो गई और उस कारण से ये मूवमेंट अच्छा हुआ। और बाद में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनी। उसका सबसे बड़ा काम जो था, अगर आप पूछे तो मैं बताऊं कि नेशनल यूनियन, जब
इमरजेंसी लगी सन 75 के अंदर। जी, हम इमरजेंसी पे ही आ रहे थे कि उस समय क्या माहौल आपने झेला। अच्छा, इमरजेंसी में जब आप पूछ रहे हैं, सन 75 में इमरजेंसी लगी और उस समय 25 जून को जब रात को इमरजेंसी लग गई तो मैं मदरलैंड में काम कर रहा था। KR मलकानी एडिटर थे, उन्होंने मुझे उसमें, वो भी भारत प्रकाशन के उसमें था, तो इसलिए मुझे उसमें लिया गया, उन्होंने लिया। और उसमें मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट था। और इस तरीके से उस समय दो बात बड़ी ज़रूरी थी कि क्योंकि अपोजिशन का अखबार वही था और कोई अपोजिशन का अखबार नहीं था, सब अखबार सरकार के फेवर में लिखते थे। इंदिरा गांधी का इतना नहीं, इसमें बीच में एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसा हमने पढ़ा है और लोग बताते हैं उस दौर के, कि अखबार के दफ्तर में गवर्नमेंट के 2 आदमी जा कर के चेक करते थे कि क्या छप रहा है। वो एक तरह से सुपर एडिटर हुआ करते थे। वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जब इमरजेंसी लग गई और रात को ये हो गया तो हमारे एडिटर मलकानी अरेस्ट हो गए। उन्होंने हमको मैसेज भेजा कि इस तरह अरेस्ट हो गया हूँ, बाकी आप लोग आप करो। तो हमारे जो सीनियर DN सिंह थे मेरे साथ ही रहते थे और नेशनल हेल्थ से आए थे और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, नंबर 2 थे मलकानी जी के बाद। वो और हम लोग गए और जाकर सारा प्रबंध किया। और आपको जानकर ये अवश्य हैरानी होगी, हैरानी बल्कि प्रशंसा होगी कि उस समय एडिटोरियल और प्रिंटिंग प्रेस सारे वर्कर्स वहाँ आए हुए थे। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि आज इमरजेंसी लग गई है, अखबारों पे प्री सेंसरशिप है, लेकिन फिर भी वो आए और हमने वो सप्लीमेंट उस दिन निकाला। वो सप्लीमेंट इस किताब के अंदर है और मुझे ये खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के सरकार के अधिकारी जो आजकल बहुत बड़े अधिकारी हैं और सब लोग हैं, वो उनको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इस प्रकार से मदरलैंड ने एक सप्लीमेंट निकाला था आफ्टर वायलेटिंग दी। आर्काइव में मिलेगा ये दूसरी बात, उस समय जो आपने कही कि सेंसरशिप इतनी ज़्यादा थी कि हर अखबार के पास लोग जाते थे और सेंसरशिप की वजह से सेंसर करते थे। बाद में ये हुआ कि लोग अखबार का जो पॉलिटिकल न्यूज़ थी और वजह होती थी उन सबको ले जाकर दिखाते थे, PIB में दिखाते थे और उसे ओके कराते थे। मतलब उनकी मोहर लगती थी तब। और सबसे और भी खराब बात ये थी कि उस समय के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर D पेना थे, वो बहुत समझदार थे। वो लोग को गाइड करते थे, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे उनके नीचे वो एक तरह की बड़ी सैडिस्टिक प्लेजर लेते थे कि हमारे पास आ रहे हैं एडिटर और हमसे साइन करा रहे हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा मुहिम था और होता था। लेकिन उसके बाद इमरजेंसी में मैं तो इकोनॉमिक टाइम्स में ज्वाइन किया मैंने। तो इकोनॉमिक टाइम्स में अब ये इस तरह का थोड़ा सा CBM के लोग थे हमारे, तो हमारी उनके साथ थोड़ी अच्छी बातचीत रहती थी। तो मैं खासकर ये देखता था कि जो इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, कई लोग थे जनसंघ के जो किसी तरीके से उस समय किसी तरह से कहते थे कि इमरजेंसी ठीक नहीं है लेकिन कुछ इसके लाभ हैं वगैरह, तो हम उसको काट देते थे और उसको नहीं देते थे और वही देते थे जो इमरजेंसी के खिलाफ बोला जाता था। ये हमारी कोशिश है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है कि आपका जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मिठाई का बिजनेस हुआ करता था और आप जब जर्नलिज्म में आए तो परिवार से कोई विरोध नहीं हुआ? ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट की है कि हम लगभग 300 साढ़े 300 साल से दिल्ली में और बड़ा ओरिजिन कहाँ की है आपकी? और
आपकी फैमिली की? लाला सर श्री राम और ये सब, लाला देशबंधु गुप्ता, ये सब सब वैसे तो हरियाणा के ही थे, सब आए थे। तो हम भी आए, तो दिल्ली में हम लोग बस गए थे। तो हमारा बहुत बड़ा व्यवसाय था, ये ठीक है। लेकिन मैं एक तो संघ से था और संघ की चर्चाओं से और बातचीत से इतना प्रभावित हो गया था कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता था। इसलिए मैं ही एक ऐसा परिवार में था जिसने डेविएशन किया, बिजनेस नहीं किया और पत्रकारिता में आया। इसमें मेरे परिवार के सभी लोग थे। 4 जनरेशन हम एक ही घर में रहते थे। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और हम बच्चे। तो लेकिन उनका ये रहा कि चलो एक बच्चा है वो इसमें पढ़ता है। मैं पढ़ता रहा, उन्होंने उसमें मुझे कोई दखलंदाजी नहीं दी। जो मदद हो सकती थी की। मैंने एमए इंग्लिश किया, एमए हिंदी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। कभी मुझे कोई बाधा उन्होंने नहीं दी। और जब मैंने जर्नलिज्म इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया तो भी मतलब वो खुश थे कि एक बच्चा दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसलिए परिवार की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि सहायता मिली। मैं और किताब पढ़ रहा परिवार था। के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मतलब मुझसे प्रभावित रहते हैं। मैं ये किताब पढ़ रहा था आपकी, इंक, सैफरान एंड फ्रीडम। तो इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा आया है। गढ़मुक्तेश्वर गए थे आप अपनी फूफा जी के साथ, तो वो क्या किस्सा है? जिन्ना जी का क्या? वो ऐसा है कि गढ़मुक्तेश्वर एक तीर्थ स्थान है, खासकर दिल्ली वालों के लिए। हरिद्वार तो सारे भारतीयों के लिए है, लेकिन दिल्ली वाले खासकर हम लोग गढ़मुक्तेश्वर को एक अपना तीर्थ मानते हैं और यहीं सब क्रियाएं करते हैं। जो भी गंगा जी वहाँ से बहती हैं दिल्ली के पास। तो मिनी हरिद्वार माना गया है। मिनी हरिद्वार है। और दिल्ली वालों के लिए तो हमारे पिताजी, क्योंकि हलवाई का काम था उनका, तो वो हर साल गढ़मुक्तेश्वर पे जो बड़ा मेला होता था उत्तर भारत में, वहाँ पर अपना बहुत बड़ी दुकान लगाते थे और कई साल से लगाते थे। लेकिन मुझे याद है सन 46 में जब हम गए वहाँ पर, तो वो तो अपने कर्मचारियों के साथ उन दिनों में बैलगाड़ी से रातों रात जाते थे और पहुँचते थे, क्योंकि साधन उस समय इतने नहीं थे। दिल्ली में भी बैलगाड़ी चलती थी उस समय। बैलगाड़ी थे, वो सब सामान अपना सब रख करके दुकान का सब लेके जाते थे। तो अच्छा, हम लोग अपना ट्रेन से चले जाते थे और वहाँ रहते थे। तो सन 46 में मैं वहाँ था और घूम रहा था, थोड़ा संघ से परिचित भी हो गया था। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाखली में एक बड़ा कांड हो गया था, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और उसमें बंगाल में और उसने डायरेक्ट एक्शन, उसने कहा था कि कांग्रेस मानती नहीं है वो, इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ हमें फ्रीडम देने के लिए अभी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कांग्रेस और आप बातचीत करो, तो लेकिन कांग्रेस से हमारी बनती नहीं है और इस कारण उन्होंने कहा हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और उस डायरेक्ट एक्शन से खासकर बंगाल में बहुत नरसंहार हुआ हिंदुओं का। उसका जो एक बदला समझिए वो गढ़मुक्तेश्वर में उस समय लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं, हम लोग जो थे दिल्ली के बनिए थे वो जाते थे, लेकिन जाट लोग जो हैं, किसान जाट, ये सारे वहाँ पर इकट्ठे होते थे और बहुत बड़ा मेला इन्हीं के कारण होता था। इसलिए वो मिलिटेंट होते थे और उनको इससे बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने वहाँ पर बहुत जो भी एक भावना थी उसके हिसाब से काम किया और बहुत लोगों का परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया। तो मैं देखता था, तो उस समय एक हमारे फूफा थे, बुलंदशहर के थे जी, जो नज़दीकी है गढ़मुक्तेश्वर के, तो वो
ठाकुर थे जी और ट्रेन भी थे, तो वो गाइड करते थे, लोगों को रोकते थे और कोशिश करते थे कि इस तरह की चीज़ें कम हों। उन्होंने उसमें भाग लिया, देखा, मैं उनके साथ रहा, लेकिन इतना हुआ कि वहाँ पर कोई गाड़ी, बैलगाड़ी कुछ नहीं थी, क्योंकि जो मुसलमान थे वही चलाते थे और वो चले गए छोड़ कर वहाँ से। इस कारण से हमको गढ़मुक्तेश्वर मेले से गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन तक, चाहे अब कितने भी अच्छे परिवार के थे, अपने ऊपर लगेज रख के जाते थे, वहाँ हमें रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ा, सिर पर रखकर। सिर पर रखकर हम सब। तो आप समझ लीजिए कि परिवार में जो भी लोग थे, ग्रैंडफादर भी थे, सब किसी तरीके से वहाँ स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पर गाड़ियों की बड़ी स्थिति खराब थी, लेकिन वो हम वहाँ से लौटे और दिल्ली आए। तो गढ़मुक्तेश्वर का जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे विचारों में और संघ के प्रति भी ये हुआ, और साथ में ये भी हुआ कि इसका क्या होने वाला है। तो 47 जब आया विभाजन, तो उस समय मतलब मेरे मन की तैयारी थी, मुझे दिखता था कि ऐसा होने वाला है, जो कि लोग नहीं समझते थे। और उस समय जो सन 46 की बात है, मैं और ज़रूर बताऊंगा आपको कि सन 46 में ये हालत थी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई अंग्रेज़ों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे और लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस गवर्नमेंट उस समय उनके नेहरू जी के साथ, सरदार पटेल के साथ और मौलाना आज़ाद, ये सब लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का बहुत जोर था यहाँ पर दिल्ली में जी। और मिलिटेंट थे वो लोग, खासकर जो कारखानदार और इस तरह के लोग थे, जो नीचे तबके के मुसलमान थे, वो ज़्यादातर प्रो जिन्ना और प्रो मुस्लिम लीग थे। तो वो जाकर बीड़ी फेंकते थे, नारे लगाते थे और बदसलूकी करते थे। तो उस पर दिल्ली के जो बड़े नेता थे जी। लाला देशबंधु गुप्ता, जिनकी मृत्यु हो गई, तेज अखबार के प्रोपराइटर थे जी जी। और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे दिल्ली के लिए, ऑल इंडिया के। लेकिन उन्होंने संघ के लोगों से कहा कि देखिए, हिंदू लीडर्स का इस तरह से वो बदतमीज़ी करते हैं लोग, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब संघ से, उस समय वसंत राव के इंचार्ज थे दिल्ली के, उनसे प्रार्थना की और उन्होंने अगले दिन अपने लोगों को भेजकर हमने वहाँ पर उनको रोका, डांटा, पीटा, मारा, जो भी किया, लेकिन उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी तरीके से हमारे नेताओं को तंग कर सके। तो ये संबंध उस समय थे। इसी तरह से मैं तो छोटा था, लेकिन गांधी जी भंगी कॉलोनी में रहते थे, वहाँ भी संघ की शाखा लगती थी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, तो वसंत राव जी ने उनको बुलाया और हम लोग इकट्ठे हुए और वहाँ गांधी जी सभा हमारी शाखा में आए, देखा और बड़ी प्रशंसा की। तो संबंध जो थे बहुत अच्छे रहते थे। और वसंत राव, मैंने लिखा है इस पुस्तक के अंदर, वो दिल्ली के राजेश्वर कहलाते थे। राजेश्वर? हाँ, राजेश्वर, राजा। राजा। क्योंकि उसका कारण ये था कि दिल्ली में उनका बड़ा प्रभाव था। दिल्ली उस समय दिल्ली प्रांत या पंजाब तक, हरियाणा सब था। तो उस पे, और दूसरा सरदार पटेल उनसे हर जानकारी लेकर उनसे थोड़ा सा संबंध रखते थे और जानकारी रखते थे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। इसमें एक बात मैं कह देना चाहूँ कि क्योंकि जब उस समय पार्टीशन हो चुका था, पंजाब से लोग आए हुए थे, विस्थापित लोग, उनके कैंप लगे हुए थे, उनमें बड़ी परेशानी होती थी
और उस साल सन 47 में इतनी बारिश हुई कि उन विस्थापितों को कैंप में बड़ी दिक्कतें हुई। नेहरू जी भी जाते थे, इंदिरा जी भी जाती थी, लेकिन उस समय हिंदू सहायता समिति बनाई गई थी, उसकी तरफ से हम लोग काम करते थे। इसमें उसमें उसकी वजह से जब जवाहरलाल जी ये कहते थे कि देखो अभी भी दिल्ली में स्टैम्पिंग हो रहा है, तो उन्होंने एक बार वसंतराव जी को कहा कि देखो मैं जानता हूँ आप नहीं करते हो, ये एंटी सोशल एलिमेंट करता है, लेकिन ये आपका नेटवर्क है, इसके द्वारा ये रुक सकता है। तो इसलिए उन्होंने वसंतराव जी को कहा और उसके बाद संघ की तरफ से, संघ के नेटवर्क की तरफ से ये देखा गया कि एंटी सोशल एलिमेंट इस तरह का काम ना करे। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी बात इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत प्रकाशन बंद था, बैन लगा हुआ था, और दिल्ली में सरदार पटेल ने, उस समय अनाज की बहुत दिक्कत थी, तो रेशनिंग शुरू हुआ। तो चीफ कमिश्नर से कहा कि राशन कार्ड छापिए, कीजिए। तो दिल्ली छोटा था, लेकिन उस समय शहर भी जितना भी था, तो उसको नई दिल्ली नहीं रही होगी ना उस समय, ये लुटिया नहीं रहा होगा, अलग थी, एनडीएम सी, लेकिन दिल्ली पुरानी ही दिल्ली पुरानी दिल्ली। और उसको उन्होंने कहा कि राशन कार्ड छपने चाहिए और रेशनिंग शुरू होगा। तो उन्होंने चीफ कमिश्नर ने कहा कि राशन कार्ड छापने का यहाँ कोई अच्छा प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, टाइम लग जाएगा जी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या बात है कि दिल्ली में प्रेस नहीं? उन्होंने कहा एक प्रेस है, वो बंद है। उन्होंने कहा क्यों बंद है? उन्होंने कहा आरएसएस का प्रेस है, भारत मुद्रणालय, तो वो बंद है, क्योंकि जिन्ना का प्रेस था, बहुत बड़ा प्रेस था। तो उन्होंने कहा खोल दो, तो उन्होंने खोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी काम शुरू करो। उन्होंने कहा साहब उनका जो मैनेजर है वो भी जेल में। अभी भारत प्रेस ने उसको खरीदा नहीं था, भारत प्रकाशन ने खरीद लिया था। तो प्रिंटिंग प्रेस भारत प्रकाशन के पास था। जी जी। इसलिए उन्होंने कहा कि उनको भी छोड़ दो अमरनाथ बजाज है, उनको छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया और अमरनाथ बजाज जी ने अखबार वो सारा काम वो किया। तो मतलब इतनी आपस का संबंध रहते थे और ऐसी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंसेस होते थे, वो कोई बात नहीं थी। तो जो आपने ये कहा कि सौहार्द बनाने के लिए उस समय वसंतराव ने बहुत काम किया। और कोई ऐसी बात जो आपके जेहन में हो और किताब में बहुत ही जरूरी बात जो छूट रही हो? किताब में तो मैंने लिखा है, देखिए अपना जर्नलिज्म की लाइफ सब बताई दी है कि किस तरह से रहा और उसके बाद जीवन में संघ के साथ भी रहा। लेकिन मेरा सिर्फ यही नहीं था, मैं भारत सेवक समाज के साथ संबंधित हूँ और जवाहरलाल जी उसके प्रेसिडेंट थे और गुलजारी लाल नंदा जी चेयरमैन थे। तो मेरा उनसे भी संबंध रहा, मैंने उनके पास भी जाता था और उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, बहुत मेल जोल रहा। और भारत सेवा की तरफ से मैंने दिल्ली में बहुत काम किया और उसके लिए भारत समाज के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो रामनयन चौधरी, उनका भी धन्यवाद है। और उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने काम किया और उसमें कई काम मैं समझता हूँ, मैंने पुस्तक में भी लिखे हैं। मास्टर तारा सिंह के साथ थोड़ा सा समझौते में भी भाग लिया, क्योंकि उस समय हिंदू और सिख के अंदर बहुत झगड़ा हो रहा था। मास्टर तारा सिंह जगह अकाली दल की तरफ से थे और हिंदुओं में आर्य समाज ने ये कह दिया था कि हिंदी हमारी भाषा है। इस कारण से हिंदू पंजाब के हिंदू और सिखों में बहुत मतभेद हो गया था और बहुत बुरी हालत थी। ज़्यादा नहीं बता सकता, लाइफ मतलब क्या कहते हैं, फास्ट अनटू डेथ, इस तरह के भी हुए, जनसंघ की तरफ से हुए भी, अकाली दल की तरफ से। लेकिन उस समय मैंने रामनयन चौधरी जी के माध्यम से उन समय रामनयन चौधरी जी को कहा कि मास्टर तारा सिंह का बर्थडे है, इसको आप
आना चाहिए, आप आइए, और वो अकाली दल वाले बुला रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा क्यों नहीं रहेगा, आप भारत सिख समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उसने कहा नेहरू जी और उनका, मैंने कहा आप नेहरू जी को भी कहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया, और मैंने कहा कि आप नेहरू जी को पत्र लिखिए कि आपकी वजह से मुझे बुलाया जा रहा है, आप प्रेसिडेंट हैं संस्था के और उन्होंने मुझे बुलाया है। तो बड़े सरप्राइज, आश्चर्य की बात है कि नेहरू जी एज सच वो इस तरह के थे कि उन्होंने मान लिया, और वहाँ उस दिन वो पहुँच गए और मास्टर तारा सिंह की जप्फी डाली। तो मास्टर तारा सिंह तो ओवरहेड, और मास्टर तारा सिंह जी ने कहा कि रामनारायण चौधरी जी आपका बहुत धन्यवाद है, और जवाहरलाल जी आ गए। और उसके बाद प्रताप सिंह कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी दिक्कत, लेकिन उस वजह से कांग्रेस और अकाली दल में मास्टर तारा सिंह जी ने समझौता कराया, और वो बहुत बड़ी बात हुई। तो इस तरह के काम करने में मुझे दिलचस्पी रहती थी। उसी समय उनके साथ मैंने ऑल इंडिया सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस भी की थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मास्टर तारा सिंह भी आए, कांग्रेस के भी लोग आए, संघ के भी लोग आए, सब लोग आते थे। तो मेरा इन चीज़ों में भाग लेने का रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, आपने समय निकाला, और इस किताब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भी सारी किताबें लिखें आप, और भी अपने अनुभव को साझा करें हम पत्रकारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर पत्रकार केदारनाथ गुप्त जी से। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।